जी नमस्ते, मैं राकेश। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फायर पे। सीटेट से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और 45 प्रैक्टिस सेट करेंगे टोटल मिला करके। अभी तक हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 14 तक कंप्लीट कर लिया है। आज के इस सेशन में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 25 के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 25 में 40 क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट व सिलेक्टेड है। देखिए 40 क्वेश्चन किस तरीके से आता है इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। प्लस में जो आपका सीटेट का पैटर्न है, क्या होता है 150 नंबरों का पेपर रहता है। जिन लोगों ने एसएसटी ले रखा है पेपर में, वो पेपर आता है 60 नंबर का एसएसटी का। 60 अंक को आप दो भागों में डिवाइड करिए, पहला है 40 और दूसरा है 20। जो 40 नंबरों का आता है ये आता है आपके एनसीईआरटी बुक में से, और जो 20 नंबर है वो सीडीपी प्लस पेडागोजी मिक्स करके आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इन 40 नंबरों की तैयारी करेंगे बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। तो चलिए तैयार हो जाइए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ध्यान से देखना है आपको क्वेश्चन को। जो भी क्वेश्चन आपसे गलत होगा आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। चलिए पहला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, बाबर जो है मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे। एक बात याद रखना है, बाबर ने प्रथम पानीपत की लड़ाई लड़ी थी कब, 1526 में। ठीक है, किस किस के बीच में हुआ था ये लड़ाई, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में ये लड़ाई होता है, कौन सा, पानीपत का बैटल। ये बातें आपको याद रखना है इससे रिलेटेड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूसरे नंबर का क्वेश्चन है कि पानीपत की पहली लड़ाई जो कि 1526 में लड़ी गई थी, वो किन किन के बीच में लड़ी गई थी। बाबर और राणा सांगा, बाबर और इब्राहिम लोदी, बाबर और हुमायूं, बाबर और बहलूल लोदी। चारों ही ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। पानीपत की पहली लड़ाई किन किन के बीच में लड़ी गई थी। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ी गई थी। कब, 1526 में। पानीपत की टोटल 3 लड़ाई होती है। पहला है 1526, दूसरा वाला है 1556, और जो तीसरा है वो है 1761। ये तीनों आपको याद रखना है, ये डेट अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरे नंबर का क्वेश्चन है कि अकबर का दरबारी इतिहासकार कौन था जिसने आइन ए अकबरी और अकबरनामा लिखा। ये दो ग्रंथ है जो कि अकबर के दरबार में लिखा गया था, पर इनको लिखने वाले का नाम क्या है। आंसर है इसका अबुल फजल। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन चौथे नंबर का, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किस मुगल शासक ने की है। बाबर, अकबर, औरंगजेब और शाहजहां। चारों ही ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही है। सही है ऑप्शन नंबर बी, किसने की थी दीन ए इलाही की स्थापना, अकबर ने। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है पांचवें नंबर का कि शेर शाह सूरी ने कौन सी महत्वपूर्ण राजस्व व्यवस्था लागू की। नीचे आपको 4 ऑप्शन दे रखा है, सही आंसर कौन सा है। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, दहसाला प्रणाली। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि मुगल शासक जहांगीर को किसने अपनी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध किया। सही आंसर है मंसूर। ऑप्शन नंबर बी सही है छठे नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि मुगल काल में किस बंदरगाह का उपयोग व्यापार के लिए किया जाता था। तो नीचे आपको 4 ऑप्शन दे रखा है, सूरत, मद्रास, मुंबई और कोलकाता। चारों ही ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सूरत। सूरत कहाँ पर है, यह है गुजरात में। ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर हो जाएगा 7वें नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर के नवरत्नों में से कौन प्रसिद्ध संगीतकार था। सबसे प्रसिद्ध संगीतकार कौन सा था।
सही आंसर है 8वें नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए तानसेन। आपको याद है तानसेन क्या है? तानसेन जो है तबला वादक है, ठीक है। और ये किसके राज्य में था? ये था अकबर के राज्य में, अकबर के नवरत्नों में से एक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए, औरंगजेब की धार्मिक नीति किस नाम से जानी जाती है? क्या चीज? धार्मिक नीति किस नाम से जानी जाती है? सही आंसर है जजिया कर के रूप में हम जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है कि शाहजहां ने किस स्मारक का निर्माण करवाया? कुतुब मीनार, ताजमहल, लाल किला और चार मीनार। चारों ही ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है 11वें नंबर का, मुगल सेना की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? ऑप्शन में है तोपखाना, घुड़सवार, नाविक और पैदल सेना। सबसे बड़ी विशेषता मुगल सेना की थी ऑप्शन नंबर ए तोपखाना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। चलिए करिएगा अगला क्वेश्चन को। 12वें नंबर का क्वेश्चन है कि किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मराठा शक्ति बढ़ने लगी? नीचे आपको चार ऑप्शन दे रखा है, सही आंसर कौन सा होगा? सबसे पहले क्या है, आपको एक वंशज याद करना है, जितने भी मुगल सम्राट हुए हैं उनका वंशज कैसे है। बी एच ए जे एस ए, ये आपको याद रखना है, ये एक ट्रिक है। बी से हो जाएगा आपका बाबर, एच से हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, एस से सलीम सॉरी शाहजहां और ए से औरंगजेब। तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। जहांगीर का बचपन का नाम क्या था? जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम। देखिए साथियों, जो औरंगजेब है इसके शासनकाल के समय में मुगल सम्राट क्या पड़ गया था? कमजोर हो गया था मुगल सम्राट, ठीक है। अब जब मुगल साम्राज्य यहाँ पर कमजोर होगा तो मराठा शक्ति स्वाभाविक रूप से बढ़ेगी। तो कौन से सम्राट के शासनकाल में मराठा शक्ति बढ़ने लगी? सही आंसर है औरंगजेब, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को दारा सिकोह के रूप में भी जाना जाता है? करेक्ट आंसर है औरंगजेब, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल काल में जजिया कर किस वर्ग पर लगाया गया था? जजिया कर किस वर्ग पर लगाया गया? किसके काल में? मुगल काल में। सही आंसर हो जाएगा जो भी जो भी हिंदू थे उन पर जजिया कर लगाया गया था, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बाबर के समय में मुख्य रूप से कौन सी भाषा में लिखावट होती थी? भाषा में लिखावट होती थी, बताइएगा बाबर के शासनकाल में कौन सी भाषा में लिखी जाती थी? आंसर है इसका तुर्की, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट को आलमगीर कहा जाता था? नीचे आपको चार ऑप्शन दे रखा है, बताइएगा आलमगीर के नाम से किसे जाना जाता था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसने अकबर को महान की उपाधि दी? यूरोपीय यात्री, भारतीय इतिहासकार, अबुल फजल और अकबर के समकालीन लेखक। चारों ही ऑप्शन में से महान की उपाधि किसने दी अकबर को? सही आंसर है अबुल फजल, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। आपको पता है जो अबुल फजल है ये अकबर के दरबारी कवि थे। इन्होंने ही एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था अकबरनामा, ठीक है। ये अकबरनामा जो है 3 जिल्दों में विभाजित है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि अकबर द्वारा पेश की गई मनसबदारी प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या था?
देखिएगा साथियों, इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? सेना का संगठन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? 4 ऑप्शन है, सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी में क्या क्या होगा? कमजोर शासक, आर्थिक संकट और विदेशी आक्रमण। ठीक है, ये तीनों ही कारण है मुगल साम्राज्य के पतन होने का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही आंसर है। चलिएगा, अगला क्वेश्चन है कि औरंगजेब ने किस प्रकार के संगीत पर प्रतिबंध लगाया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दरबारी संगीत। ठीक है, जो भी दरबारी संगीत होते हैं, औरंगजेब ने उन पर क्या किया था? प्रतिबंध लगाया था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने फारसी में कुरान का अनुवाद किया? फारसी भाषा में कुरान का अनुवाद किस मुगल सम्राट ने किया? आंसर है औरंगजेब। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि किस साम्राज्य की राजधानी, मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली किसके शासनकाल में स्थानांतरित की गई? बाबर, हुमायूं, शाहजहां, अकबर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, किसके शासनकाल में की गई थी? ये की गई थी शाहजहां के शासनकाल में। 23वें नंबर का क्वेश्चन है कि अकबर के समय के प्रसिद्ध किले का नाम बताइए जो उसने बनवाया था। अकबर ने जिस किले को बनवाया था, उस किला का नाम बताना है आपको। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फतेहपुर सीकरी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए। 24वें नंबर का क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी लिखी? आपको नाम से ही पता लग रहा होगा इसके किसने है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, जहांगीर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि मुगल काल में राजस्व प्रणाली को व्यवस्थित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए, टोडरमल को। ये टोडरमल कौन था? ये था अकबर का मंत्री। ठीक है, ये अकबर का मंत्री था टोडरमल। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलिएगा, अगला क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य का सबसे लंबा शासनकाल किसका था? मैंने अभी आपको एक ट्रिक लिखवाया था, BHAJSA। इन 6 शासकों में से मुगल साम्राज्य में सबसे लंबा काल किसका रहा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही आंसर है। औरंगजेब का सबसे लंबा शासनकाल रहा है इन 6 में से। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि मुगल दरबार में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला प्रतिनिधि कौन था? बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सर थॉमस रो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि मुगल शासन के दौरान किस कृषि का उत्पाद का सबसे अधिक निर्यात होता था? नीचे आपको 4 ऑप्शन दे रखा है, इन सभी में से सही आंसर कौन सा होगा? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, सबसे अधिक निर्यात किसका होता था? कपास का। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट को शाह बुलंद इकबाल कहा जाता है? ये नाम आपको याद रखना है। ठीक है, बताइएगा शाह बुलंद इकबाल किस सम्राट को कहा गया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां को कहा गया था। ठीक है, अब आप बताना कि ये जो शाहजहां है, इसके पिताजी का नाम क्या है? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके देंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन है
गुलबदन बेगम ने कौन सी ऐतिहासिक पुस्तक लिखी? हुमायूंनामा, बाबरनामा, तुजुक-ए-जहांगीरी और अकबरनामा। आपने अभी देखा अकबरनामा किसने लिखा है? अबुल फजल ने। ठीक है। तुजुक-ए-जहांगीरी ये जहांगीर के ऊपर लिखा गया ग्रंथ है। ठीक है। अब ऊपर के दो हैं, इन दोनों में से बताइए कि गुलबदन बेगम इन दोनों में से कौन सी ऐतिहासिक पुस्तक लिखी है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, हुमायूंनामा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 31वें नंबर का क्वेश्चन है। 1526 की पानीपत की लड़ाई के बाद बाबर ने दिल्ली सल्तनत को अपने साम्राज्य में मिलाने के लिए कौन सी रणनीति अपनाई जिससे स्थानीय रजवाड़े कमजोर हो गए? यहाँ से देखिएगा 2-3 क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहले इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तोपखाने का कुशल उपयोग किया था मुगल साम्राज्य के लोगों ने। ठीक है, ये उनका सबसे बड़ा हथियार था। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई और जैसे कि मैंने आपको बताया था किस किस के बीच में हुई थी, ये हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। तो पहला प्रश्न आपका ये बनेगा कि मुगल सबसे ज्यादा किसका प्रयोग करते थे? तोपों का। ये तोप और बारूद का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ? ये हुआ था 16वीं सदी में। ठीक है, 16वीं सदी में इसका प्रादुर्भाव हुआ। फिर दूसरा क्या है कि पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच में होती है? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होती है। कब होती है? 1526 में। पानीपत की कुल कितनी लड़ाई लड़ी गई है? कुल अब तक 3 लड़ाई लड़ी गई है। कौन कौन से? 1526, 1556 और जाकर के 1761। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, अकबर के प्रशासन में राजस्व प्रणाली को दहसाला पद्धति का नाम क्यों दिया गया और यह पद्धति किस पर आधारित थी? उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, औसत कृषि उत्पादन और कीमत। अब यहाँ पर समझना, इसे दहसाला पद्धति का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये औसत कृषि उत्पादन था और ये किस पर आधारित थी? ये कीमत पर आधारित थी। कीमत बोले तो कर पर आधारित थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि औरंगजेब के शासनकाल में दक्षिण भारत में मुगल साम्राज्य का विस्तार क्यों आर्थिक और प्रशासनिक दृष्टि से भारी साबित हुआ? यहाँ पर आप देखना, सबसे पहले आपको पता है कि जो औरंगजेब है, औरंगजेब मुगल साम्राज्य के सबसे अंतिम शासक है। ठीक है, इसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य क्या हो गए? कमजोर होने लगे। अब जब कमजोर हुए तो इसके बाद कौन सा साम्राज्य पनपा? साम्राज्य पनपा मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य औरंगजेब के शासनकाल में सबसे पावरफुल होने लगे। पर यहाँ पर पूछा है कि दक्षिण भारत में मुगल साम्राज्य का विस्तार क्यों आर्थिक और प्रशासनिक दृष्टि से भारी साबित हुआ? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अभी आपने देखा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, आइन ए अकबरी में अकबर के प्रशासनिक ढांचे का वर्णन करते हुए अबुल फजल ने किस विभाग को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है? आपको यहाँ से पता लग रहा है कि जो आइन ए अकबरी है इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है अबुल फजल। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा। दूसरा, अबुल फजल जो आइन ए अकबरी लिखा है इसे कितने भागों में बांटा गया है? इसे 3 जिल्द में बांटा गया है। ठीक है, 3 जिल्दों में जो पहला जिल्द है उसमें अकबर के शासनकाल का वर्णन है। फिर दूसरे में अकबर से रिलेटेड जानकारी है। ठीक है, तीसरे में और जाकर के आगे उसके कर टैक्स आदि का वर्णन किया गया है। इनमें सबसे ज्यादा किसको सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है? प्राथमिकता दी गई है इसमें राजस्व को। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है, इसका मुख्य कारण क्या था? सही आंसर है, इसका मुख्य कारण था व्यक्तिगत संरक्षण और प्रोत्साहन। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है।
अगला क्वेश्चन है कि शाहजहां के शासनकाल में वास्तुकला के क्षेत्र में अत्यधिक खर्च क्यों हुआ और इसका मुगल साम्राज्य पर क्या दीर्घकालिक प्रभाव पड़ा। नीचे आपको 4 ऑप्शन दे रखा है, सही आंसर कौन सा होगा इनमें। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक संकट। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है। औरंगजेब ने दार उल हर्ब और दार उल इस्लाम की अवधारणा को अपने शासन में किस उद्देश्य से लागू किया और यह किसके खिलाफ था। यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहले कि दार उल हर्ब और दार उल इस्लाम ये किसने धारण किया था। ये किया था औरंगजेब ने, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है किसके खिलाफ किया था, ये क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धार्मिक एकता और हिंदू जमींदारों के खिलाफ ये आंदोलन था। कौन सा, दार उल हर्ब और दार उल इस्लाम। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि मुगल शासन के दौरान अकबर के नवरत्नों में से कौन सा व्यक्ति राज्य की वित्तीय व्यवस्था को पुनर्गठित करने के लिए प्रसिद्ध था और किस पद्धति को लागू किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टोडरमल। और इसके लिए कौन सी पद्धति लागू की गई थी। पद्धति लागू की गई थी दहसला प्रणाली। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि जजिया कर की पुनः स्थापना औरंगजेब के शासनकाल में धार्मिक नीति का हिस्सा थी, ठीक है। यह कर किसे देना पड़ता था और इससे कौन छूट प्राप्त कर सकता था। बताइएगा क्या होगा सही आंसर, किसे देना पड़ता था और इससे कौन छूट प्राप्त करता था। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, हिंदू पुरुष मुस्लिम धार्मिक शिक्षक, ठीक है। हिंदू पुरुष को देना पड़ता था और इससे छूट प्राप्त कर सकते थे मुस्लिम धार्मिक शिक्षक। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। आज का अगला और अंतिम क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के पतन का एक प्रमुख कारण उत्तराधिकार युद्ध था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद कितने उत्तराधिकार संघर्ष हुए और इससे क्या परिणाम हुआ। आज के इस सेशन में जैसे कि मैंने आपको बताया था 40 क्वेश्चंस रहेगा। इनमें से कितने क्वेश्चन को आप सही करते हो, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके देंगे कि आज के इस सेशन से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। चलिए मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। फिलहाल में इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर, ठीक है। 5 और साम्राज्य का विभाजन, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। तो आज के इस सेशन को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। कल के सेशन में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 26 करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस सेट नंबर 26 के ऊपर डिस्कशन करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पेपर से पहले पहले हम कितने क्वेश्चन करेंगे। पेपर से पहले पहले हम लगभग 45 प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करने वाले हैं। तो बने रहिएगा आप हमारे साथ सीटेट के बेहतर तैयारी के लिए। चलिए आज के इस सेशन को हम यहीं पे समाप्त करेंगे, मिलेंगे कल के वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।